स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मुख्य मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ। ध्यान से समझना है, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है यह वीडियो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। योग रोग उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारणों को मानता है? या योग के अनुसार प्रमुख कारण क्या है जिसके कारण से रोग उत्पत्ति होने की संभावनाएं होती हैं? तो क्लेश को माना है, कर्माशय को माना है, त्रिगुण प्रभाव को माना है और पंच प्राण आदि को, जो पांच मुख्य प्राण और उप प्राण हैं, इनकी विषमता को भी कारण माना है। और पंच क्लेश आप समझ ही सकते हैं, योग सूत्र में आपने पढ़ ही रखा होगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों को दूर कितना आवश्यक है। और इन्हीं क्लेशों को दूर करते हुए हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे मुख्य बाधक भी होते हैं, चाहे वो साधना मार्ग में हो या जो है सामान्य मनुष्यों के लिए भी यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक क्लेश, कर्माशय, त्रिगुण, जो 3 गुण होते हैं, इनका प्रभाव, इनके प्रभाव के कारण, और प्राणों के यानी प्राण। 4 पॉइंट को आप नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों का मूल कारण क्या है? जिस प्रकार योग के अनुसार है उसी प्रकार प्राकृतिक के अनुसार है। तो शरीर में विजातीय द्रवों का जब विजातीय द्रव जमा हो जाते हैं शरीर में, तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे कि फीवर, अचानक से फीवर आ जाना, या उल्टियाँ होना शुरू हो जाना, या जो है बहुत ज़्यादा लैट्रिन का आना, तो ये सब रोग नहीं बताया गया है। जैसे लोग घबरा जाते हैं अचानक से, तो रोग नहीं बताया गया है, यह मित्र बताया गया है। यानी शरीर अपनी सफाई खुद करता है, अपने आप को खुद ठीक करता है, शारीरिक यानी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार। तो यह पॉइंट ध्यान रखना, शरीर में विजातीय द्रवों का जमा हो जाने के कारण ही, यानी मूल कारण है यह। मूल समझ सकते हैं ना, यानी कि मुख्य कारण, या मूल मतलब जड़ भी होता है। तीसरे पॉइंट को समझते हैं। एलोपैथी के अनुसार रोगों का प्रमुख कारण क्या है? तो एलोपैथी के अनुसार जीवाणुओं, रोगाणुओं का प्रभाव की विद्यमानता के कारण ही, जब जीवाणु अथवा रोगाणु आदि ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, तब विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये 3 प्रकार से हमने बता दिया, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथिक के अनुसार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। साइनोसाइटिस किस तंत्र से संबंधित विकार है? किस तंत्र से संबंधित विकार है? तो श्वसन तंत्र से है, क्योंकि साइनोसाइटिस है ना, तो इसलिए यह श्वसन तंत्र से संबंधित है। और साइनोसाइटिस एलर्जी के लिए कौन सा षटकर्म सबसे उपयुक्त है? तो जलनेति आप करेंगे तो यह इसमें लाभ जो है प्राप्त होगा आपको। और इसके लिए, यानी साइनोसाइटिस के लिए लाभकारी षटकर्म सूत्रनेति, ये हो गया जलनेति, और ये भी षटकर्म ही है, और सूत्रनेति भी षटकर्म है। यानी जलनेति, सूत्रनेति दोनों कर सकते हैं। और इसमें प्राणायाम कौन सा आपको करना है? सूर्यभेदी, भ्रस्त्रिका, कपालभाति भी विद्यार्थियों षटकर्म ही है। ये जो है योग में, यानी हमारे ग्रंथों में इसको, कपालभाति को षटकर्म में रखा गया है। लेकिन सामान्य सा जो ये प्राणों का आदान प्रदान होता है ना इसमें, तो इसीलिए सामान्य लैंग्वेज में लोग इसको प्राणायाम में रखना शुरू कर दिए हैं। बाकी ये है षटकर्म, ये भी, यानी षटकर्म जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, और सूर्यभेदी और भ्रस्त्रिका। और आप जो है ये जो है नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं इसमें, जैसा कि सामान्य में आप अनुलोम विलोम समझते होंगे, उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि नाक से रिलेटेड ये सारे प्राणायाम है ना। आसन कौन से करने हैं? मुख्य आसनों को हमने इसमें रखा है, ध्यान देना। अर्धचक्रासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, ये 3 मुख्य आसन। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझना। COPD का पूरा नाम क्या है? COPD का पूरा नाम क्या है? तो
COPD का पूरा नाम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और पल्मोनरी डिजीज। विद्यार्थियों, क्रोनिक इसको आप खतरनाक एक बीमारी मान सकते हैं और इसको आप बाधाजनक, यानी जब सांस लेंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न करना, और पल्मोनरी ये फेफड़ों की बीमारी हो गई, फेफड़ों की ये जो है डिजीज मतलब बीमारी। तो COPD का पूरा नाम क्या होगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और पल्मोनरी और डिजीज। तो ये ध्यान रखना। और विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको समझा दूं ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह तो इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। देखना ये बीमारी कब उत्पन्न होती है। तो देखो, इसको समझने के पहले COPD तो आपने समझ लिया, लेकिन इसको समझने से पहले यह समझ लें कि वात स्फीत यानी एम्फाइजीमा, ठीक, एक दीर्घकालिक यानी लंबे समय से उत्तरोत्तर बढ़ने वाली किसकी? फेफड़े की बीमारी है, जिसके कारण प्रारंभ में क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर वात स्फीत से ग्रस्त लोगों में शरीर को सहारा देने वाले जो ऊतक होते हैं, ऊतक और फेफड़ों के कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जो शरीर को सहारा देने वाले ऊतक और फेफड़ों के कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। और फिर इसे रोगों के एक ऐसे समूह में शामिल किया गया है जिसे क्या? बहुत दिनों तक रहने वाली प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग इसे कहा गया रोग, या फिर यही COPD जब लंबे समय तक चलता है, यानी आप इसको पुराना समझें, लंबे समय तक चले यानी वात स्फीत से ग्रस्त लोगों में शरीर में जो सहारा देने वाले ऊतक और फेफड़ों कार्य होते हैं, कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसे रोगों को एक ऐसे समूह में शामिल किया गया जिसे बहुत दिनों तक रहने वाली यानी लंबे समय तक यानी पुरानी बीमारी को प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग या COPD कहा गया है, जो कि फुफ्फुसीय फेफड़ों से संबंधित है। और वात स्फीत फेफड़ों की इसको एक प्रतिरोधी बीमारी को कहा जाता है, क्योंकि कृपिका नामक छोटे वायुमार्गों के आसपास के फेफड़ों के ऊतक का विनाश इन वायुमार्गों को सांस छोड़ते हुए, ध्यान से समझना इसको, सांस छोड़ते समय अपने कार्यात्मक आकार को बनाए रखने में अक्षम बना देता है, यानी ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। अब ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक, कि COPD क्या है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। एम्फाइसेमा यानी एम्फाइसेमा क्या है? तो ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, जैसे फेफड़ों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है जैसे ये, लेकिन यहाँ ध्यान देना, ठीक ढंग से कार्य ना कर पाना फेफड़ों का। और एम्फाइसेमा यानी फेफड़ों में क्या ख़त्म कर देता है? अगले पॉइंट में हमने रखा है, यहाँ पर देखें क्या ख़त्म कर देता है। तो एयर सांस व ब्रोंकोआइट्स का सिकुड़ना आदि, जो सिकुड़ती है ना, सिकुड़ती और जो है फैलती हैं, इसको नष्ट कर देता है एम्फोसाइमा। और फिर
इसमें क्या होता है, श्वास से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और इसको रोक आप कैसे सकते हैं, इसको जो है रोकने के उपाय कोई बीमारी उत्पन्न अगर होती है तो उसके कई उपाय भी तो होते हैं। तो देखो, धूम्रपान बंद करना, और अगर ये सब कर रहे हैं तो ये तो एम्फाइसेमा नामक प्रॉब्लम तो क्रिएट होता ही है, तो इसको बंद करना है। और रासायनिक धुएं जो रासायनिक धुएं होते हैं, धुएं तथा धूल की चपेट में नहीं आना है। अगर ऐसे माहौल में विद्यार्थियों, अगर ऐसे माहौल में कोई काम करता है तो फेफड़ों की रक्षा करने, यानी वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी जहाँ पर ऐसे माहौल उत्पन्न हो जाते हैं, जो कार्य करते हैं ना चाहते हुए भी ऐसी बीमारियों में लिप्त हो जाते हैं। तो उनको फेफड़ों की रक्षा करने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, तथा अपना जो है टीकाकरण व्यवस्थित और संपूर्ण रखें, यानी तभी वो बच सकते हैं। तो ये हो गया एम्फाइसेमा, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब ये जो है COPD के जो है मैंने जो समझाया था, तो इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, यह देखें। यानी COPD के मुख्य लक्षण, अब इसको मैंने आगे समझा ही दिया है आपको कि मतलब क्रोनिक यानी जो है ये पुराना, इसका मतलब ये भी होगा पुराना, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, और ये पल्मोनरी तो ये हो गया लंग्स से रिलेटेड, यानी फेफड़ों से रिलेटेड, और ये जो है डिजीज़ तो बीमारी हो गई। तो इसके मुख्य जो है लक्षण क्या हैं, तो यह ध्यान देना, रात में खांसी आदि, लेटने पर सांस में दिक्कत, घबराहट आदि, ये मुख्य लक्षण हैं। और ऊपर हमने पहले ही समझा ही रखा है, इसको विस्तृत वर्णन कर दिया है आपके सामने। और बलगम आदि का जम जाना आदि विभिन्न प्रकार के जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये मान के चलिए जो सांस के माध्यम से जितनी प्रॉब्लम होती है सभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है COPD के अंतर्गत, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी भी है। अब आसन देख लें, क्योंकि योग के विद्यार्थी हैं ना, तो आसन देख लें। इसके अनुसार मत्स्यासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और खड़े और पीछे झुकने वाले आसनों को करेंगे तो इसमें लाभ प्राप्त होगा। और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, और यह ध्यान देना भस्त्रिका करने से पहले ये जो है क्षमता कितनी, मतलब किस हिसाब से रोग है, भस्त्रिका करेंगे तो किसी से सलाह लेकर ही करेंगे। और जलनेति, षटकर्म जलनेति, मतलब षटकर्म के अंतर्गत जलनेति याद कर, इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं। यानी जैसे कि अब मुख्य आसन, मत्स्यासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, खड़े और पीछे झुकने वाले आसनों को आप कर सकते हैं। प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जो सामान्य अनुलोम विलोम, ओम चैटिंग आदि वगैरह कर सकते हैं। और ये जो है भस्त्रिका कर सकते हैं, और षटकर्म में जलनेति कर सकते हैं। ये हुआ। अब अगले पॉइंट को समझते हैं, रोगों का राजा कौन कहलाता है। सभी रोगों का राजा कौन कहलाता है। TB रोग को, जैसा कि आप सभी समझ सकते होंगे, TB कितनी खतरनाक बीमारी है, और ये भी फेफड़े आदि से रिलेटेड है। TB रोग में लाभकारी आसन कौन से हैं, प्राणायाम और षटकर्म कौन से हैं, तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, प्राणायाम में नाड़ी शोधन कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, षटकर्म में कपालभाति कर सकते हैं। ठीक, यानी आसन सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, मत्स्यासन, योग निद्रा, और ये प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, और ये षटकर्म कपालभाति। अब उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप शरीर में किस तंत्र से संबंधित है, जैसा कि अब विस्तृत
अगर वर्णन किया जाएगा तभी समझ में आएगा। अगर इसको विस्तृत समझना चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेन पॉइंटों को ही रखा है। तो चलिए समझते हैं। हृदय व रक्त परिवहन संरक्षण तंत्र से, यानी हाई बीपी और लो बीपी किस तंत्र से संबंधित है? हृदय व रक्त परिवहन संचरण तंत्र से संबंधित है। और इसके कारण क्या हैं? हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके मुख्य कारण हैं अनिद्रा, चिंता, अवसाद, मोटापा, किडनी की बीमारी। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होती तब भी जो है उच्च रक्तचाप हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। धूम्रपान आदि जब करते हैं लोग तब भी हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और इस पर भी विस्तृत जानना चाहते हैं तो जो है वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब विद्यार्थियों इसमें आसन कौन से जो है करने हैं? मत्स्यासन, शवासन, पवन मुक्तासन, योग निद्रा और वज्रासन को करना है। तो इसमें आपने कई मुख्य पॉइंटों को समझ लिया, यानी उच्च रक्तचाप के कारण और टीबी, COPD नामक जो रोग उत्पन्न होता है इसको बहुत अच्छे से समझ लिया आपने। और साइनोसाइटिस और एलोपैथी प्राकृतिक योग के अनुसार रोग के प्रमुख कारण को समझ लिया है। तो विद्यार्थियों आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको तुरंत उसको समझाने की कोशिश करूँगी। और ख़ुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिए। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगले वीडियो तक विद्यार्थियों धन्यवाद।